मित्रों नमस्कार। दृष्टिकोण के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आइए मित्रों, आज हम भारत के गवर्नर और गवर्नर जनरल के बारे में जानते हैं। कौन गवर्नर बने पहले और उनकी क्या भूमिका थी, कौन कौन से ऐसे तथ्य हैं गवर्नर के जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए मित्रों, आज हम देखते हैं गवर्नर और गवर्नर जनरल। तो भारत के गवर्नर की बात अगर होती है तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि आपके दो युद्ध होते हैं, और दो युद्ध में एक आपका होता है प्लासी का युद्ध। एक युद्ध कौन सा होता है? प्लासी का युद्ध। और दूसरा जो आपका होता है जिसे हम कहते हैं बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं प्लासी के युद्ध में। प्लासी का युद्ध जो आपका होता है 1757 में, तो प्लासी के युद्ध में क्लाइव की महत्वपूर्ण भूमिका थी। क्लाइव की क्या थी? क्लाइव की महत्वपूर्ण भूमिका थी। और महत्वपूर्ण इनकी भूमिका थी, और इन्होंने बुद्धिमत्ता का यहाँ पर क्या दिया? परिचय दिया। बुद्धिमत्ता का परिचय दिया क्लाइव ने। और इसी को हमें यहाँ पर जानना है कि भारत में जो पहला गवर्नर बुद्धिमत्ता का इन्होंने क्या दिया? परिचय दिया। अब आगे हमें ये जानना है कि क्लाइव ने जो अपना परिचय दिया, बुद्धिमत्ता का परिचय, बाद आपका होता है युद्ध जिसे हम कहते हैं बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध। और बक्सर का युद्ध जो आपका होता है, बक्सर के युद्ध के बाद, प्लासी बक्सर युद्ध के बाद बंगाल, बिहार, उड़ीसा की अंग्रेजों को क्या मिलती है? दीवानी मिल जाती है। और जब दीवानी मिलती है तो यहाँ पर बंगाल में एक आपका गवर्नर होता है 1757 से 1760, जिनका नाम है क्लाइव। तो सबसे पहले गवर्नर में हम देखते हैं कौन आपके थे? क्लाइव। 1757 ईस्वी से कब तक थे? 1757 ईस्वी से 1760 ईस्वी। एक बार ये गवर्नर आपके बनते हैं 1757 से 1760 ईस्वी तक, और दूसरी बार 1765 से 1767 ईस्वी। दूसरी बार ये गवर्नर कब बनते हैं भाई? दूसरी बार 1765 से 1767 ईस्वी। तो दो कार्यकाल में ये क्या बनते हैं? गवर्नर भारत के बनते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न यही है कि भारत में गवर्नर आपके जो होते हैं, प्रथम गवर्नर आपके कौन थे? तो प्रथम गवर्नर की अगर बात किया जाए तो ये गवर्नर में आपके हो गए क्लाइव हो गए। गवर्नर कौन हो गए? क्लाइव। आगे यहाँ पर हम देखते हैं क्लाइव ने क्या किया, कौन कौन से ऐसे कार्य किए, सुधार किए इस दौरान 1757 से 1760 और 1757 से 1760 के बीच जो आपके गवर्नर थे। और इन्होंने, इनकी भूमिका क्या थी? जैसे कल थोड़ा सा आपको एक बताया गया था कि इनके समय में श्वेत विद्रोह हुआ था। तो ये पहला आपका क्या है? श्वेत विद्रोह किसके समय में हुआ? तो श्वेत विद्रोह हुआ क्लाइव के समय में। क्लाइव के समय में क्या हुआ? क्लाइव के समय में श्वेत विद्रोह हुआ। श्वेत विद्रोह। और ये जो श्वेत विद्रोह आपका है, श्वेत विद्रोह किस कारण से हुआ? तो श्वेत विद्रोह में यहाँ पर भत्ते को लेकर दोहरा भत्ता जो दिया जाता था सैनिकों को, अंग्रेज सैनिकों को दोहरा भत्ता देना इन्होंने क्या किया था? बंद कर दिया था। दोहरा भत्ता देना क्या करवा दिया था? दोहरा भत्ता देना बंद करवा दिया था। इस कारण से बंद करवा दिया। इस कारण से इलाहाबाद के सैनिकों ने, अंग्रेजों ने क्या किया? विद्रोह किया। तो यहाँ पर जैसे हमने देखा कि बंगाल के बाहर जो भी आपके सैनिक हैं, उन सैनिकों को दोहरा भत्ता दिया जाता था। लेकिन जब क्लाइव गवर्नर बनते हैं
तो दोहरा भत्ता देना बंद करा देते हैं, और जिसके कारण अंग्रेजों ने एक विद्रोह किया जिसे श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया आपका क्लाउ की एक घटना। दूसरा है, इन्होंने व्यापार समिति की स्थापना की। तो चलिए अगला हम देखते हैं क्लाउ ने क्या किया भाई। व्यापार समिति की स्थापना, सोसाइटी ऑफ ट्रेड, व्यापार समिति की स्थापना इन्होंने किया। तो व्यापार समिति में इन्होंने क्या किया कि अंग्रेज जो सैनिक थे, अंग्रेज सैनिकों को उपहार लेना क्या किया था, बंद करवा दिया था। कि इन्होंने एक आदेश किया कि आप उपहार नहीं, उपहार में बहुत पैसा लोग कमाते थे, उपहार लेना इन्होंने क्या किया, उपहार लेना बंद करवा दिया। और जब उपहार लेना बंद करा दिया तो इसी के संदर्भ में इन्होंने एक व्यापार समिति बनाई, और व्यापार समिति में आपका है कि नमक सुपारी, नमक हो गया आपका, और आपका क्या हो गया, सुपारी। तो नमक हो गया, नमक सुपारी, और आपका नमक सुपारी पर अंग्रेजों का क्या दिया गया, एकाधिकार व्यापार पर दिया गया। तो जैसे यहाँ पर आपको बताया गया व्यापार समिति किस उद्देश्य से लाई गई, तो पहले आपको ये जानना है कि उपहार लेना इन्होंने बंद करवा दिया, नमक सुपारी, और आपका एक होगा तंबाकू, नमक सुपारी तंबाकू पर इन्होंने व्यापार का एकाधिकार दिया। व्यापार का क्या दिया, एकाधिकार दिया। तो एकाधिकार हो गया किसका, अंग्रेजों का। यहाँ ध्यान रखिएगा ये किन पर एकाधिकार दिया गया, तो एकाधिकार दिया गया नमक पर, सुपारी पर और तंबाकू पर। ये था क्लाउ का एक कार्य, और जिसे हम कहते हैं क्लाउ ने सर्वप्रथम व्यापार समिति। क्लाउ के समय में श्वेत विद्रोह, क्लाउ ने प्लासी के युद्ध को अपने बुद्धिमत्ता से क्या किया था, जीता था। तो 1757 से 1760 तक इन्होंने ये कार्य अपना किया। जैसे बंगाल के क्या बनते हैं, बंगाल के गवर्नर आपके बनते हैं, श्वेत विद्रोह होता है, व्यापार समिति की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। अगला ये है कि इन्होंने क्या किया, द्वैध शासन लागू किया। आगे हम देखते हैं क्लाउ ने क्या किया भाई, द्वैध शासन लागू किया, द्वैध शासन लागू किया। दोहरा शासन जिसे हम कहते हैं, दोहरा शासन इन्होंने क्या किया, दोहरा शासन लागू किया। कहा भाई कि अब दोहरे शासन यानी कि हम भारतीय परिस्थितियों से परिचित नहीं है, इसलिए स्थानीय स्तर पर मुकदमे का कोई आपका निपटारा करना है, स्थानीय स्तर पर कर वसूलना है तो कर वसूलने का अधिकार, स्थानीय स्तर पर फौजदारी मुकदमों का निर्णय ये नवाब किया करते थे, और विदेश मामला हो, रक्षा हो, इन सब पर अधिकार, कर निर्धारित करने का अधिकार किसको था, अंग्रेजों को था। यही आपका शासन आपका क्या कहलाता है, दोहरा शासन कहलाता है। तो चलिए ये थे क्लाउ के महत्वपूर्ण कार्य। आगे यहाँ पर होता है कि दोहरे शासन में, दोहरा शासन इन्होंने क्या किया, दोहरा शासन की नीति अपनाई। श्वेत विद्रोह इनके समय में हुए, व्यापार समिति की इन्होंने क्या किया, स्थापना किया। आगे हम देखते हैं बर्क एक आपके थे, बर्क ने इन्हें क्या कहा, बर्क ने इन्हें बड़ी बड़ी नींव रखने वाला, बड़ी बड़ी क्या रखने वाला कहा गया, बड़ी बड़ी नींव रखने वाला कहा गया। कि बर्क ने इनकी भाई तुलना क्या किया कि क्लाउ बड़ी बड़ी नींव रखने वाले हैं, यानी बड़ी बड़ी नींव रखने वाला किसे कहा गया, क्लाउ को कहा गया। किसने कहा, बर्क ने कहा कि बड़ी बड़ी नींव रखने वाला इन्हें कहा। और आगे हम देखते हैं अगला, इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो क्लाउ के बाद हालवेल आपके होते हैं स्थानापन्न गवर्नर होते हैं। स्थान पर ये क्या होते हैं, नियुक्त होते हैं, स्थानापन्न गवर्नर इन्हें कहा जाता है, स्थानापन्न गवर्नर हैं। आगे यहाँ पर हम इन्हीं के समय में ये काल कोठरी, ब्लैक होल जो घटना आपकी हुई थी, ब्लैक होल घटना के ये क्या थे, ब्लैक होल घटना के प्रत्यक्षदर्शी थे, ब्लैक होल घटना के ये क्या थे, प्रत्यक्षदर्शी थे।
प्रश्न ये कई बार पूछा गया, ब्लैक होल घटना का प्रत्यक्षदर्शी कौन था? हालवेल थे। ये स्थानापन्न क्या थे? गवर्नर बनाए गए थे। तो यहाँ पर हमने देखा 1700 आपका 57 से 60 तक, उसके बाद फिर हालवेल आपके आते हैं, फिर आते हैं बेनस्टार्ट 1760 से 1765। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बक्सर के युद्ध के समय, बक्सर के युद्ध के समय, बक्सर के युद्ध के समय जो आपका हुआ था 1764 में, बक्सर के युद्ध के समय गवर्नर आपके कौन थे? तो बक्सर के युद्ध के समय गवर्नर बंगाल के आपके कौन थे? बंगाल के थे बेनस्टार्ट थे। तो जैसे हमने अभी देखा 1760 से 1765, हालवेल को हमने देखा, ये आपके स्थानापन्न हैं। 1760-1765 में बेनस्टार्ट आपके गवर्नर बनते हैं। बक्सर के युद्ध के समय ये क्या थे? बंगाल के गवर्नर थे। बंगाल के गवर्नर आपके हो गए, गवर्नर थे। आगे हम इसी प्रकार से देखते हैं, एक आपके और गवर्नर होते हैं जिनका नाम आपका है, जिन्हें हम कहते हैं बेरेलस्ट। बेरेलस्ट कौन हैं आपके? बेरेलस्ट हैं। बेरेलस्ट आपके होंगे, बेरेलस्ट। यही 65 के बाद फिर 65 से आपके 1765 से 1767 ईस्वी तक क्लाइव दोबारा आपके क्या बनते हैं? गवर्नर बनते हैं। दूसरी बार क्लाइव दूसरी बार क्या बनते हैं? गवर्नर बनते हैं। ये आपको भी बताया गया, दूसरी बार ये क्या बनते हैं? गवर्नर बनते हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं ये बेरेलस्ट। बेरेलस्ट जो आपके होंगे 1767 ईस्वी से आपके होंगे 1700 से 1769 ईस्वी तक क्या कौन बने? बेरेलस्ट यहाँ पर गवर्नर बने। द्वैध शासन इनके समय भी चलता रहा। द्वैध शासन क्या हुआ? चलता रहा। तो इस प्रकार से हमने देखा ये गवर्नर कभी कभी यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण क्लाउ का था। क्लाउ के बाद इन गवर्नर के समय कौन कौन सी घटनाएं और इनका क्रम हमें मुख्य रूप से यहाँ पर क्या है? जानना था। अगले हैं आपके कार्टियर। कार्टियर बंगाल में द्वैध शासन जारी रहा। कार्टियर के समय में भी द्वैध शासन आपका क्या होता है? द्वैध शासन चलता रहा। द्वैध शासन क्या था? चलता रहा। और आगे हम समय में, इन्हीं के समय में बंगाल में भीषण अकाल, इन्हीं के समय में बंगाल में घटना होती है। समय में बंगाल में भीषण अकाल पड़ता है। भीषण क्या पड़ता है? अकाल पड़ता है। तो कौन से गवर्नर थे जिनके समय में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा? ये आपका है, ये आपके हो गए कार्टियर 1769 से 1700, ये आपके हो गए 72 ईस्वी। ठीक है। अब आगे हम देखते हैं इसी प्रकार से आगे कौन बनते हैं। आगे हो गए आपके वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग भारत के गवर्नर बनते हैं 1772 ईस्वी। वारेन हेस्टिंग कब से कब तक हैं? 1772 ईस्वी में ये क्या बनते हैं? 1772 ईस्वी। और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण इनकी बातें आपको जानना है कि वारेन हेस्टिंग कब से कब तक गवर्नर थे? 1772 ईस्वी से लेकर 1785 ईस्वी। और इसी समय 1772 में जब ये गवर्नर बनते हैं तो इनका पहला कार्य इन्होंने क्या किया? द्वैध शासन का अंत किया। द्वैध शासन को इन्होंने क्या किया? द्वैध शासन को समाप्त किया। द्वैध शासन को इन्होंने क्या कर दिया भाई? द्वैध शासन को समाप्त किया। तो द्वैध शासन का अंत किनके समय में हुआ? किस गवर्नर के समय हुआ? तो हम कहेंगे वारेन हेस्टिंग के समय में। अगला हम ये देखते हैं कि यहाँ पर भूमि सुधार 1773 ईस्वी ये आपका है, 1773 ईस्वी। हम आगे यहाँ पर कुछ बातों को देखते हैं। जैसे सबसे पहले हमने ये देखा कि 1700, आइए भूमि सुधार की पूरी बातें देख लेते हैं। तो 1772 ईस्वी में भूमि सुधार में पहले इन्होंने क्या किया? द्वैध शासन अंत किया। द्वैध शासन का अंत किया। और इसके स्थान पर
इन्होंने एक व्यवस्था दी। इसके स्थान पर इन्होंने क्या व्यवस्था दी? 5 साल की व्यवस्था दे दिया, 5 साल की व्यवस्था दिया। और पंचशाला के बाद इन्होंने फिर 1 साल की व्यवस्था, कितने साल की? 1 साल, 1 साल की व्यवस्था। और ये व्यवस्था किससे संबंधित है? भू राजस्व से संबंधित है। ये पार्ट आपको पढ़ाया जा चुका है, लेकिन चूंकि यहाँ गवर्नर आपके कुछ महत्वपूर्ण हैं, गवर्नर जनरल महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इनको हम इन बातों को यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने देखा कि भू राजस्व की जो व्यवस्था थी, द्वैध शासन का अंत जब इन्होंने किया तो पहली व्यवस्था इनकी क्या थी? 5 साल की व्यवस्था इन्होंने राजस्व की, फिर 1 साल की व्यवस्था, फिर कॉर्नवालिस के समय में व्यवस्था आपकी क्या होती है? बदल जाती है। तो यही है आपका भूमि सुधार कार्यक्रम। आगे यहाँ पर हम देखते हैं 1773 ईस्वी का एक आपका क्या होता है? रेगुलेटिंग एक्ट आपका पारित होता है, रेगुलेटिंग एक्ट। और रेगुलेटिंग एक्ट जो आपका होता है, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 ईस्वी रेगुलेटिंग एक्ट, और इसी एक्ट के तहत भारत में गवर्नर जनरल होते हैं। भारत में क्या होते हैं? गवर्नर जनरल। प्रश्न यहाँ पर एक पूछता है कि भारत में प्रथम गवर्नर जनरल कौन? तो आप सीधे कहेंगे कि भारत में प्रथम गवर्नर जनरल की बात किया जाए, गवर्नर जनरल भारत में प्रथम गवर्नर जनरल, तो भारत में प्रथम गवर्नर जनरल जो आपके होते हैं, ये आपके होते हैं वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स ये आपके भारत में क्या होते हैं? प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं। अभी आपको बताया गया कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा इन सब की दीवानी इनको मिलती है। तो भारत में प्रथम गवर्नर जनरल आपके कौन होते हैं? भारत में वारेन हेस्टिंग्स होते हैं। अभी तक हमने देखा इनके पहले तक गवर्नर, अब आगे यहाँ पर गवर्नर जनरल नाम से इन्हें संबोधित किया गया। तो गवर्नर जनरल नाम किससे पड़ा? 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट से। और इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में एक गवर्नर जनरल बने जिनका नाम है वारेन हेस्टिंग। आगे सुधार हमने बताया, आगे देखते हैं न्यायिक सुधार। इसी 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में इन्होंने एक उच्च न्यायालय क्या किया? स्थापित किया। और ये न्यायालय आपका कहाँ पर बनता है? ये न्यायालय आपका बनता है कोलकाता में, कोलकाता। और इसके मुख्य न्यायाधीश आपके कौन बनती हैं? मुख्य न्यायाधीश इसके जो आपके बनती हैं वो हो गए एलिजा इम्पे। ये कौन हो गए भाई? एलिजा इम्पे हो गए, एलिजा इम्पे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मुख्य न्यायाधीश कौन हुए? एलिजा इम्पे हुए। चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइट, 2-3 और हो गए, चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइट। तो ये आपके क्या होते हैं? 3 अन्य न्यायाधीश होते हैं। 3 अन्य आपके क्या हैं? न्यायाधीश हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये आपके हो गए चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइट। और मुख्य न्यायाधीश कौन आपके बनते हैं? एलिजा इम्पे। तो इस प्रकार से देखते हैं हम यहाँ पर फिर एक प्रश्न बनता है कि भारत में न्यायिक सुधार का जन्मदाता किस गवर्नर को कहते हैं? तो इन्हें न्यायिक सुधार का क्या मानते हैं? न्यायिक सुधार का जन्मदाता कहा जाता है। न्यायिक सुधार के ये क्या हो गए? जन्मदाता हो गए, जन्मदाता हो गए। तो चलिए यहाँ पर हमने देखा कि ये न्यायिक सुधार के आपके क्या होते हैं? जन्मदाता हो जाते हैं। अब इसी के बाद यहाँ पर एक संधि होती है जिसे हम कहते हैं बनारस की संधि। वारेन हेस्टिंग ने बनारस की एक संधि किया और बनारस की संधि के बाद अवध को इन्होंने क्या किया? अवध को सुरक्षित करने का प्रयास किया। यानी अवध की सीमा को सुरक्षित करने का इन्होंने क्या किया? प्रयास किया। किस संधि के तहत? बनारस की संधि के तहत। ये उसी प्रकार से अवध को संपन्न करना या बड़ा साम्राज्य देना चाहते थे, जैसे
कि मराठे उस समय प्रसिद्ध थे। तो यानी यहाँ पर इस संधि के तहत जो आपका इलाहाबाद है, इलाहाबाद को अवध में क्या किया गया, अवध में शामिल किया गया, अवध में शामिल किया गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने देखा कि इलाहाबाद की संधि किसके समय में, बनारस की संधि किसके समय में होती है। तो बनारस की संधि जो आपकी होती है वो होती है वारेन हेस्टिंग के समय में। चलिए मित्रों आगे हम देखते हैं। इसी प्रकार से फैजाबाद की संधि, फैजाबाद की संधि 1775, इसे बनारस की द्वितीय संधि भी कहते हैं। बनारस की हम क्या कहते हैं, बनारस की द्वितीय संधि भी कहते हैं। और इस संधि में क्या किया गया, मुख्य रूप से अवध की बेगमों को संरक्षित करने का प्रयास किया गया। अवध की बेगमों को क्या किया गया, संरक्षित करने का प्रयास किया गया। और यहाँ पर इसी के कारण कहा गया, इन पर यह आरोप भी लगाया गया कि अवध की बेगमों को सुरक्षा प्रदान करने के एवज में वारेन हेस्टिंग ने बहुत अधिक रकम ली थी। और यही संधि आपकी किस नाम से जानी जाती है, फैजाबाद की संधि के नाम से जानी जाती है। तो किससे इन्होंने पैसा लिया, अवध की बेगमों से, ऐसा आरोप इन पर लगाया गया, ऐसा आरोप क्या किया गया, लगाया गया। और उस समय आपके थे कौन, बर्क थे। तो ऐसा आरोप कि अवध के बेगमों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए वारेन हेस्टिंग ने क्या किया था, पैसा लिया था। आगे हम चलते हैं। इसी प्रकार की घटना है, एक है महाभियोग की। और महाभियोग नंद कुमार, महाभियोग किसके ऊपर चलाया गया, नंद कुमार के ऊपर चलाया गया। नंद कुमार पर महाभियोग किस गवर्नर जनरल के समय लगाया गया, ये प्रश्न आपका पूछा गया है। तो वारेन हेस्टिंग के समय में नंद कुमार पर महाभियोग चलाया गया। और इस प्रकार से वारेन हेस्टिंग द्वारा इन पर चलाया गया जो महाभियोग है, और नंद कुमार को फांसी की सजा होती है। नंद कुमार को क्या भाई सजा दी जाती है, फांसी की सजा दी जाती है, फांसी की सजा दी जाती है। और इस प्रकार से फांसी की सजा, इस हत्या को न्यायिक हत्या की संज्ञा दी गई। किस हत्या, न्यायिक हत्या की संज्ञा दी गई। तो किस हत्या को न्यायिक हत्या की संज्ञा दी गई, नंद कुमार की हत्या को न्यायिक हत्या की संज्ञा दी गई। और इन पर महाभियोग चलाया गया। किन पर महाभियोग चलाया गया, नंद कुमार पर महाभियोग चलाया गया। महाभियोग किन पर चला, नंद कुमार पर चला। और नंद कुमार फिर महाभियोग के बाद इम्पे ने इनको कौन सी सजा दी, फांसी की सजा। और इस प्रकार से की गई हत्या को न्यायिक हत्या की संज्ञा दी गई। तो चलिए हमने देखा वारेन हेस्टिंग के समय के प्रमुख कार्य हैं। और इन्हीं के समय में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये आपका है 1784 ईस्वी। कई बार ये प्रश्न आपसे पूछा गया। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कब का है, 1784 ईस्वी। किसके निरीक्षण में, विलियम जोन्स। और इसमें क्या किया गया, कुछ ग्रंथों का अनुवाद किया गया। और पहला अनुवादित ग्रंथ आपका क्या बना, एशियाटिक सोसाइटी के तहत पहला अनुवादित ग्रंथ आपका हुआ, या पहला अनुवादित ग्रंथ आपका कौन होता है, श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता। तो श्रीमद् भगवत गीता का किस में अनुवाद किया गया, अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। और अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, विल्किंस ने। विल्किंस ने इनका क्या किया, अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो आइए यहाँ पर हमने देखा कि विल्किंस ने श्रीमद् भगवद गीता का क्या किया, अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो ये हमने यहाँ पर देखा किसके तहत, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के तहत भारत में क्या किया गया, पहला एक ग्रंथ अनुवादित अंग्रेजी में किया गया जिसे हम भगवद गीता कहते हैं। फिर इसी प्रकार से हितोपदेश का भी, हितोपदेश का अंग्रेजी में अनुवाद,
हितोपदेश का किस में किया गया? अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, अंग्रेजी में अनुवाद। और फिर इसी के तहत आपका मनुस्मृत का भी अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। देखिए यहाँ पर एक चीज ध्यान आपको देना है, जब प्रश्न ये पूछे कि पहली बार किस ग्रंथ का ये अंग्रेजी में अनुवाद, तो यहाँ पर आपका प्रश्न हो जाएगा मनुस्मृत। लेकिन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के तहत पहली बार किस ग्रंथ का अनुवाद किया गया, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा श्रीमद् भगवत गीता। ध्यान रखना है इसको। तो श्रीमद् भगवत गीता या गीता का अंग्रेजी में अनुवाद एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के तहत पहली बार किया गया। लेकिन पहली बार किस ग्रंथ का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ? जो इस संस्था के तहत नहीं किया गया था, यहाँ ध्यान रखना है, इस संस्था के तहत नहीं, इस संस्था के अतिरिक्त सबसे पहले आपका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ था मनुस्मृत का। तो यहाँ पर वारेन हेस्टिंग ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की क्या किया था? स्थापना किया था। तो ये थे वारेन हेस्टिंग के महत्वपूर्ण कार्य। भूमि सुधार संबंधी कार्य इन्होंने किया, न्यायिक सुधार का भी कार्य इन्होंने किया। आगे हम देखते हैं इसी प्रकार से कुछ अन्य गवर्नर जनरल आपके होंगे, जैसे एक आपके हैं कॉर्नवालिस। अगले आपके कौन गवर्नर जनरल हो गए? कॉर्नवालिस 1786 से 1793, 1786 से 1700 आपके क्या हो गए? ये 93। तो इस प्रकार से कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बनकर आते हैं। और कॉर्नवालिस जो है, कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। सबसे पहले हम यही देख लेते हैं, कॉर्नवालिस को क्या माना जाता है? सिविल सेवा का इन्हें क्या मान लेते हैं? सिविल सेवा का जनक माना जाता है। इसी प्रकार से कॉर्नवालिस ने पुलिस में भी सुधार किया, पुलिस व्यवस्था में सुधार किया, पुलिस व्यवस्था में, इसलिए इन्हें में सुधार किया, इसलिए इन्हें क्या कह देते हैं? पुलिस सेवा का भी इन्हें क्या मान लेते हैं? पुलिस सेवा का इन्हें क्या मान लेते हैं? जनक मान लेते हैं। कॉर्नवालिस ने भूमि संबंधी भी सुधार किया, भूमि संबंधी क्या किया? भूमि संबंधी सुधार किया। और इन्हीं के समय में सुधार किया, और इन्हीं के समय में आपका क्या होता है? इन्हीं के समय में 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त किया जाता है। स्थायी बंदोबस्त, तो इन स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, ये राजस्व आपको एक पढ़ाया गया है, वहाँ पर आपको पूरा विस्तृत बताया गया है। तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसकी है? इसे हम इस्तमरारी भी कहते हैं। ये कॉर्नवालिस के समय में क्या हुआ था? पारित हुआ था। और इसी प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे कॉर्नवालिस की जो मृत्यु होती है, कॉर्नवालिस की मृत्यु जो आपकी होती है, कॉर्नवालिस की मृत्यु, तो कॉर्नवालिस की जो मृत्यु होती है ये गाजीपुर उत्तर प्रदेश में इनकी आपकी क्या है? समाधि है, समाधि। इस तरह प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। जैसे वह कौन सा गवर्नर था जो आत्महत्या कर लिया? अभी आपको बताया गया क्लाइव जो था अपने देश जब पहुंचता है तो क्लाइव क्या करता है? आत्महत्या कर लेता है। लेकिन कॉर्नवालिस की मृत्यु आपकी कहाँ होती है? भारत में ही होती है। और कॉर्नवालिस की समाधि आपकी कहाँ पर है? गाजीपुर में है। सिविल सेवा, पुलिस व्यवस्था, भूमि सुधार संबंधी इन्होंने क्या किया? कार्य किया। इसी प्रकार से कर और कॉर्नवालिस संहिता एक जारी किया गया, और 1793 में इन्होंने रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना की। 1793 ईस्वी में ही इन्होंने क्या किया? रेवेन्यू बोर्ड की भी क्या किया? रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना किया। और अगला है कॉर्नवालिस ने एक कॉर्नवालिस कोड के नाम से कॉर्नवालिस कोड व्यवस्था इन्होंने दिया। और कॉर्नवालिस इसमें क्या किया गया? कॉर्नवालिस कोड जो आपका है, कॉर्नवालिस कोड में इन्हें जो है कर और न्याय प्रशासन को क्या किया गया? अलग किया गया।
कर और न्याय प्रशासन को अलग किया गया। कर और न्याय प्रशासन को क्या किया गया? अलग किया गया। तो इस प्रकार से ये कॉर्नवालिस अलग किया गया। ये कॉर्नवालिस के समय में ये सभी व्यवस्थाएं दी गई। पुलिस सेवा में भी सुधार, सिविल सेवा में भी सुधार। दास प्रथा पर इन्होंने क्या किया? रोक लगाया। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि दास प्रथा पर इन्होंने क्या किया? दास प्रथा पर रोक लगाया। दास प्रथा पर इन्होंने क्या किया? रोक लगाया। ये किसके समय में? कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल आपके थे। ये आपके उदारवादी गवर्नर थे। अगर बात ये किया जाए कौन सा उदारवादी, तो ये हम कहेंगे ये उदारवादी गवर्नर जनरल। आगे हम चलते हैं। इन्हीं के समय में, इनके समय में एक युद्ध हुआ था। युद्ध जिसे हम कहते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। कई बार ये प्रश्न आपका पूछा गया है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय, मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल थे आपके कौन? कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस ये था इनके मुख्य कार्य। आइए मित्रों, इसी प्रकार से हम आगे अब बढ़ते हैं। आगे कुछ अन्य जैसे आपके हैं, जैसे सर जॉन शोर। आगे आपके कौन हो गए? सर जॉन शोर 1793 ईस्वी से 1798 ईस्वी तक। सर जॉन शोर किसके लिए जाने जाते हैं? सर जॉन शोर हस्तक्षेप की नीति के लिए जाने जाते हैं। हस्तक्षेप की नीति के लिए जाने जाते हैं। नीति के लिए क्या होते हैं? जाने जाते हैं। और इन्हीं के कारण जैसे जाने जाते हैं किसके हस्तक्षेप किसके प्रति? जैसे अभी तक आपने देखा कि जो भी आपके गवर्नर जनरल हो रहे हैं वो भारतीय या देसी राज्य के प्रति हस्तक्षेप कर रहे हैं। लेकिन सर जॉन शोर हस्तक्षेप की नीति के लिए क्या होते हैं? जाने जाते हैं, जो 1793 से 1798 ईस्वी तक गवर्नर जनरल रहे। और इन्हीं के समय में जमींदारों को, इन्हीं का सुझाव था कि जमींदारों को क्या किया जाए? भूमि का वास्तविक स्वामी माना जाए। जमींदारों को क्या माना जाए? भूमि का वास्तविक स्वामी माना जाए। वास्तविक स्वामी क्या हो? माना जाए। ये किसका विचार था? ये विचार था आपका सर जॉन शोर का। चलिए मित्रों, आगे हम चलते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली। और लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 ईस्वी तक ये गवर्नर जनरल रहते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली का जो सबसे महत्वपूर्ण काल आपको ये पढ़ाया गया सहायक संधि के रूप में। सहायक संधि, और सहायक संधि इन्होंने लागू किया। सहायक संधि की शर्तें भी आपको बताया गया। सहायक संधि कौन राज्य पहले स्वीकार किया? जैसे आपका है हैदराबाद। और हैदराबाद के आपके कौन थे? निजाम वंश। हैदराबाद के निजाम 1798 ईस्वी। तंजौर और मैसूर ये आपके 1799 ईस्वी में। 1801 ईस्वी में आपका कौन हो गया? अवध। 1802 ईस्वी में आपके हो गए पेशवा। 1802 ईस्वी में आपके कौन हो गए? पेशवा। 1803 ईस्वी में आपके हो गए भोसले। और 1804 ईस्वी में आपके हो गए ग्वालियर के सिंधिया आपके हो गए। तो इस प्रकार से जोधपुर, जयपुर, बूंदी, कोटा, इन सभी राज्यों ने सहायक संधि को क्या किया था? स्वीकार किया था। और इसमें ये क्या था? प्रस्ताव क्या था? प्रस्ताव यही था कि एक रेजिडेंट आपका होगा, आपके विदेशी मामले में आप स्वतंत्र नहीं होंगे। विदेशी मामले में आप क्या होंगे? स्वतंत्र नहीं होंगे। देशी राज्य विदेशी मामले में स्वतंत्र
नहीं होंगे, विदेशी को शरण नहीं देंगे, विदेशी को शरण यानी किस विदेशी को शरण नहीं देंगे, जो आपके क्या हों, जो अंग्रेजों के विरोधी हों, जो अंग्रेजों को क्या हों, अंग्रेजों के विरोधी हों, उन्हें शरण नहीं दिया जाएगा। तो ये सभी इनकी क्या हैं, शर्तें हैं। ये सब वारेन हेस्टिंग सहायक संधि के लिए ही, अरे ये आपके बेले जली सहायक संधि के लिए आपके क्या होते हैं, जाने जाते हैं। आगे यहाँ पर हम देखते हैं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय ये क्या थे, के समय गवर्नर थे, के समय ये क्या थे, गवर्नर जनरल थे। ये हो गया आपका गवर्नर जनरल। तो ये वारेन हेस्टिंग का है। तो वारेन हेस्टिंग की ये महत्वपूर्ण आपके क्या हैं, कार्य हैं। आगे हम, अरे बेले जली की ये महत्वपूर्ण आपके क्या है, वारेन हेस्टिंग की बात। तो बेले जली की ये क्या है, महत्वपूर्ण कार्य हैं। और सबसे ज़्यादा किसके लिए जाने जाते हैं, सबसे अधिक ये आपके जाने जाते हैं सहायक संधि के लिए। अगला है सर जॉर्ज बारलो। सर जॉर्ज कौन हो गए, बारलो आपके हो गए। 1805 से 1807 ईस्वी ये आपके क्या हैं, बारलो हैं। ये भी आपके किसके लिए जाने जाते हैं, हस्तक्षेप की नीति के लिए, हस्तक्षेप की नीति के लिए ये जाने जाते हैं, नीति के लिए जाने जाते हैं, जाने जाते हैं। चलिए अगला हम देखते हैं। अगला है लॉर्ड मिंटो प्रथम। और लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813। और इन्हीं के समय, लॉर्ड मिंटो के ही समय में 1809 ईस्वी में एक संधि हुई थी महाराजा रणजीत सिंह के समय। 1809 ईस्वी में अमृतसर की आपकी एक क्या हुई थी, संधि हुई थी, अमृतसर की संधि रणजीत सिंह के साथ। सिख हैं ये रणजीत सिंह, और इन्हीं के मध्य क्या हुई थी, संधि हुई थी, संधि हुई थी। तो ये हो गया। इसीलिए विशेष रूप से किनके समय में अमृतसर की संधि हुई, तो लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय क्या हुई थी, अमृतसर की संधि। आगे हम देखते हैं लॉर्ड हेस्टिंग है। और लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823। लॉर्ड हेस्टिंग के समय में कहते हैं इनके समय तक भारत में, ब्रिटिश भारत में कंपनी का साम्राज्य फैल चुका था। कंपनी का साम्राज्य, कंपनी या हम कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी अपने साम्राज्य को, भारत में कंपनी अपने साम्राज्य को क्या की थी, साम्राज्य फैला चुकी थी, साम्राज्य फैला चुकी थी। क्योंकि इनका समय है, आप देख रहे हैं कि समय इनका दिया गया 1813 से 1823। मराठे भी इस समय तक आपके क्या हो गए थे, पराजित हो गए थे। लॉर्ड हेस्टिंग ने इसी समय, इनका जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, इन्होंने पिंडारियों का दमन किया था, पिंडारियों का दमन किया। लॉर्ड हेस्टिंग ने किसका दमन किया, पिंडारियों का दमन किया। और इसके दमन करने के लिए स्वयं भी एक तरफ से सेना की कमान ये क्या थे, उत्तरी कमान ये संभाले हुए थे। तो इस प्रकार से पिंडारियों का दमन किनके समय में हुआ, लॉर्ड हेस्टिंग के समय में। लगभग संपूर्ण भारत में कंपनी का साम्राज्य स्थापित हो चुका किसके समय में, लॉर्ड हेस्टिंग के समय में। पिंडारी मुख्य रूप से, पिंडारी हैं कौन, पिंडारी एक आपके क्या हैं, लुटेरा जाति हैं। पिंडारी आपके क्या हैं, लुटेरी जाति हैं। एक लुटेरा आपकी क्या है, जाति है। इसका अर्थ ही है पिंडारी का मराठी भाषा में लुटेरा जाति। तो पिंडारी एक लुटेरा क्या है, जाति है। जैसे चीतू हैं, करीम खां हैं, चीतू, करीम खां, करीम खां,
करीम खां, ये सभी आपके क्या हैं, पिंडारियों के नेता हैं। और इनका दमन किया कहते हैं। एक आपके हैं चीतू, और चीतू को जंगल में क्या खा गया, जंगल में चीता खा गया। चीतू को जंगल में चीता, चीतू जंगल में किसके शिकार हुए, चीता के शिकार हो गए, शिकार हो गए। और इसी प्रकार से आपके पिंडारियों का क्या होता है, दमन होता है। अब पिंडारी का दमन किनके समय में हुआ, पिंडारी का दमन आपका होता है लॉर्ड हेस्टिंग। आगे हम देखते हैं अगला जो आपका है पिंडारियों में, पिंडारी का दमन किनके समय में, लॉर्ड हेस्टिंग के समय में। कुछ अन्य तथ्य जैसे हम देखते हैं लॉर्ड एडम्स हैं आपके, फिर लॉर्ड एमहर्ट्स हैं। लॉर्ड एडम्स और लॉर्ड एमहर्ट्स ये भी आपके क्या बनते हैं, क्रमशः गवर्नर जनरल। तो जहाँ तक जो महत्वपूर्ण आपका था, महत्वपूर्ण मतलब जिनसे महत्वपूर्ण तथ्य आपसे प्रश्न में पूछे जाते हैं उनके बारे में, जैसे पिंडारी कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया। तो पिंडारियों के नेता आपके कौन हुए, तो पिंडारी के नेता आपके चीतू हुए, करीम खां हुए, वासिल मोहम्मद हुए, अमीर खां हुए। तो दो नाम और हम देख लेते हैं, वासिल मोहम्मद और अमीर खां। वासिल मोहम्मद और आपके कौन हो गए, अमीर खां हो गए, अमीर खां। तो वासिल मोहम्मद, करीम खां, अमीर खां और चीतू, ये चीतू भी हो गए। और आपके कौन हो गए, अमीर खां तो है ही हैं, एक आपके हो गए, एक आपके करीम खां हो गए, करीम खां। तो ये आपके पिंडारियों के आपके क्या थे, नेता थे। और इन सभी पिंडारियों का क्या किया गया, दमन किया गया। मल्हार होलकर ने इन्हें क्या किया था, पताका एक भेंट किया था। ये भी प्रश्न आपसे क्या है, पूछा जाता है। तो चलिए मित्रों आगे हम देखते हैं लॉर्ड एडम्स। लॉर्ड एडम्स प्रेस पर प्रतिबंध लगाने के लिए जाने जाते हैं। लॉर्ड एडम्स किस पर प्रतिबंध, प्रेस पर प्रतिबंध लगाने के लिए, प्रतिबंध लगाने के लिए जाने जाते हैं, लगाने के लिए जाने जाते हैं। तो ये आपके कौन हो गए, लॉर्ड एडम्स हो गए। ये प्रेस पर प्रतिबंध लगाने के लिए क्या होते हैं, जाने जाते हैं। इसी प्रकार से एक लॉर्ड एमहर्ट्स हैं। और लॉर्ड एमहर्ट्स ऐसे पहले गवर्नर जनरल होते हैं जो मुगल बादशाह के बराबर, मुगल बादशाह, मुगल बादशाह के बराबर बैठकर ये क्या करते हैं, बराबर बैठकर बात करने वाले, बैठकर बात करने वाले ये पहले गवर्नर जनरल होते हैं, करने वाले पहले गवर्नर जनरल हो गए आपके। ये कौन हो गए आपके, इन्हें हम कहते हैं लॉर्ड एमहर्ट्स। तो गवर्नर जनरल हैं ये। और उस समय अकबर द्वितीय थे, मुगल बादशाह आपके कौन थे, अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये सभी गवर्नर जनरल हैं जो भारत में कंपनी के साम्राज्य को क्या करते जा रहे हैं, फैलाते जा रहे हैं। इन सब की कुछ न कुछ अपनी क्या है, भूमिका है। कोई पिंडारियों का दमन कर रहा है, तो कोई क्या कर रहा है, कोई सती प्रथा। आगे हम देखते हैं अगला जो आपका है चलिए यहाँ पर हम आगे देखते हैं। अगले हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के क्या होते हैं, गवर्नर जनरल 1828 से 1835। और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो हैं ये कई सुधार किए, जैसे सती प्रथा, जैसे इन्होंने क्या किया भाई, सती प्रथा का अंत किया। सती प्रथा का अंत 1829 ईस्वी। और 1829 ईस्वी में पहले कहाँ पर, बंगाल में, पहले कहाँ पर, बंगाल में। फिर 1830 ईस्वी में इन्होंने कहाँ, बम्बई और मद्रास में, मुंबई और मद्रास में इन्होंने क्या किया, सती प्रथा का अंत करने में किसकी भूमिका है, लॉर्ड विलियम बेंटिक की है। और अगला देखते हैं हम, एक है ठगी प्रथा का अंत भी हुआ। ठगी प्रथा का अंत अगर पूछा जाए
कि ठगी प्रथा का अंत किसके समय में हुआ। तो ठगी प्रथा का जो अंत आपका होता है 1830 ईस्वी में। 1830 ईस्वी में इन्होंने किसको नियुक्त किया था, स्लीमैन को, और स्लीमैन ने क्या किया, ठगी प्रथा का अंत किया। ये हो गया ठगी प्रथा का अंत भी किसके समय में होता है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में। शिक्षा आयोग भी बनता है, शिक्षा आयोग बनता है। शिक्षा आयोग आपका बनता है 1835 ईस्वी में। 1835 ईस्वी में आपका क्या बनता है, शिक्षा आयोग। लॉर्ड मैकाले इसके क्या बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं, लॉर्ड मैकाले। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बताया गया, शिक्षा का माध्यम क्या बताया गया, शिक्षा का माध्यम क्या हो, अंग्रेजी हो। तो इस प्रकार से ये सब बेंटिंक के क्या हैं, सुधार हैं। इन्हीं के समय में एक आपका विधि आयोग भी गठित किया गया, विधि आयोग। और विधि आयोग जो आपका बना इसके अध्यक्ष 1834 ईस्वी, और विधि आयोग के भी अध्यक्ष कौन हुए, लॉर्ड मैकाले होते हैं, लॉर्ड मैकाले। उच्च पदों पर नियुक्ति, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है, उच्च पदों पर नियुक्ति किस आधार पर होगी, उच्च पदों पर नियुक्ति योग्यता के आधार पर होगी, योग्यता के आधार पर होगी। ऐसा प्रस्ताव पारित किया कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। योग्यता के आधार पर होगी, इस तरह का प्रस्ताव किसका है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक का है। सरकारी सेवाओं में कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की इन्होंने क्या किया, स्थापना किया। कोलकाता में इन्होंने क्या किया, कोलकाता में मेडिकल कॉलेज की इन्होंने क्या किया, मेडिकल कॉलेज की स्थापना। ये कई बार प्रश्न आ चुका है, मेडिकल कॉलेज की इन्होंने क्या किया, स्थापना किया। तो कोलकाता में मेडिकल कॉलेज की इन्होंने क्या किया था, स्थापना किया। तो ये सभी सुधार आपके किसके हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने ये सब ठगी प्रथा, सरकारी सेवा में योग्यता, शिक्षा आयोग, मेडिकल कॉलेज और विधि आयोग। संभागीय आयुक्त, भारत में संभागीय आयुक्त जो आपके बने, संभागीय आयुक्त, और इस पद का भी गठन किनके समय में हुआ, संभागीय आयुक्त नियुक्त किए गए लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय। ये सभी घटनाएं लॉर्ड विलियम बेंटिंक की हैं, और इन्हें भारत का गवर्नर जनरल कहते हैं। वारेन हेस्टिंग को हम भारत में कहते हैं, इन्हें भारत का गवर्नर जनरल कहा जाता है, कहा जाता है। ये आपके हैं भारत का गवर्नर जनरल। क्योंकि जब वारेन हेस्टिंग आपके बनते हैं, सिर्फ बंगाल आपका था, तो इसलिए बंगाल में थे, बंगाल तो भारत में उन्हें हम, और यहाँ पर इन्हें भारत, यानी इस समय तक लगभग भारत पर लगभग नहीं, भारत पर अधिकार हो चुका था। तो यहाँ तक हमने देखा। कल इसी प्रकार से एक और हम लोग देखेंगे, दूसरा आपका लेक्चर अन्य गवर्नर जनरल से संबंधित, वायसराय से संबंधित होगा, और कल इस पार्ट को समाप्त किया जाएगा। यदि मित्रों आपको अच्छा लगा हो तो आप जरूर लाइक सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।